नमस्कार दोस्तों। एक जो म्यूचुअल फंड है उसके बारे में काफी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन करा है जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। लोग पूछ रहे हैं क्या हमें पराग पारिक से एग्जिट कर देना चाहिए या अभी भी बने रहने का फायदा है। क्या ये जो फंड है ये आगे चल करके रिटर्न बनाने वाला है या फिर नहीं बनाने वाला है। तो मेजर पॉइंट्स क्या है कि भाई पराग पारिक रिटर्न बना क्यों नहीं रहा है। तो मैं आज आपके लिए एक छोटी सी एनालिसिस करूंगा पराग पारिक की और एंड टू एंड एनालिसिस करके ये चेक करेंगे कि क्या ये फंड आज के डेट में भी सेंस बनाता है या नहीं बनाता। बिकॉज काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप तो कहते हो पराग पारिक में इन्वेस्ट करो, ये तो पैसा ही नहीं बना रहा। चलो फंड को देखते हैं। सो फंड एनालिसिस करने के लिए मैं दो वेबसाइट्स का यूज करने वाला हूं। पहली है आईएनडी मनी। सो आईएनडी मनी में अगर आप कंपेयर करोगे इसके बेंचमार्क के रिटर्न से तो आप आसानी से देख सकते हो कि जो एक साल का रिटर्न है इसके अंदर ऑलमोस्ट सेम तरीके के रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेंचमार्क के आसपास ही है, इवन अपने बेंचमार्क से ऊपर ही है मेजोरिटी ऑफ द केसेस में। अगर मैं एक साल की बात करूं, अगर हम लास्ट एक महीने की बात करें तो एक महीने के अंदर भी आप देख सकते हो बेंचमार्क से बिल्कुल हल्का सा अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है इसने। 3 साल की बात करेंगे हम तो भाई 3 साल के अंदर तो आउट परफॉर्म करा है इसने बेंचमार्क को। 5 साल की बात करोगे तो भी बेंचमार्क को इसने आउट परफॉर्म करा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो कि भाई यहाँ पे पैसा नहीं बन रहा, मुझे नहीं दिख रहा भाई ऐसा पैसा नहीं बन रहा, ये ऑलमोस्ट अपने बेंचमार्क को या तो बीट कर रहा है या उसके आसपास का रिटर्न दिखा रहा है। और आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि कभी भी आपको रिलेटिव रिटर्न नहीं देखने की भाई एक्स म्यूचुअल फंड के अंदर तो इतने सारे पैसे बन गए हैं, मेरे वाले फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इतने पैसे क्यों नहीं बने। क्यों? क्योंकि हर टाइम पे हर म्यूचुअल फंड काम नहीं करता और ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और मुझे लगता है ये जो मेजर कंसर्न आया है इस वजह से आया है। तो ये तो हमने देख लिया इसके एब्सोल्यूट रिटर्न। अब बात करते हैं इनके कॉम्पिटिशंस की और इसी के साथ साथ कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि भाई आने वाले टाइम पे पैसा बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए हमने सिलेक्ट किया है टिकर टेप को, क्योंकि टिकर टेप के अंदर कॉम्पिटिशन दिखते हैं। सो पहला कॉम्पिटिशन है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, दूसरा है कोटेक फ्लेक्सी कैप और तीसरा है यूटीआई। आप पूछोगे भाई क्वांट क्यों नहीं है और बाकी सारे क्यों नहीं है। एयूएम जो इसके आसपास के हैं उसके बेसिस के ऊपर जो टिकर टेप है वो अपने कॉम्पिटिशन दिखाता है। सो अगर आप देखोगे जो इसका कॉम्पिटिशन है जैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, तो इसने करीब करीब 5% से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। वहीं पे कोटेक की बात करोगे तो करीब 3%। वहीं पे यूटीआई ने तो भाई अंडर परफॉर्म ही करा है एक साल के अंदर। 3 साल की बात करोगे तो 3 साल के अंदर भी अपने कैटेगरी के अंदर एवरेज रिटर्न दे रहा है। मतलब ज्यादातर केसेस में ये बीट कर रहा है अपने बेंचमार्क को भी और अपनी कैटेगरी को भी एचडीएफसी ने यहाँ पे इससे बीट करा है। लाइव सीएजीआर की बात करोगे तो भाई जब से ये सारे के सारे फंड्स बने हैं तीनों के तीनों, उसके अंदर 21% के लाइव सीएजीआर है। तो आप ये मान लो ये जो एक म्यूचुअल फंड है ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर म्यूचुअल फंड है। अब देखो जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर म्यूचुअल फंड होते हैं ना उनके कुछ ट्रेड्स होते हैं। उनकी क्या ट्रेड्स होते हैं? वो बाय एंड होल्ड के अंदर मेजरली ट्रेड करते हैं। अब देखो जो पोर्टफोलियो डिजाइन होता है ना वो हर फंड हाउस का बिल्कुल अलग हो सकता है। जैसे क्वांट का है वो कैसे काम करते हैं, वो वीएलआरटी फ्रेमवर्क पे बाय करते हैं कि भाई वो मोमेंटम को ट्रेस करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर वो बाय एंड होल्ड करते हैं और उनका एंट्री और एग्जिट पहले से प्रीडिफाइन होता है, जिस वजह से उनका पोर्टफोलियो चर्न होता है। इसी हिसाब से जो पराग पारिक है ये कोशिश करता है कि एक पोर्टफोलियो का बैलेंस बनाए जहां पे ये ग्रोथ भी लेकर के आए और इसी के साथ साथ वैल्यू इन्वेस्टिंग को भी प्रमोट करे। ग्रोथ वाले सेक्टर्स कौन से होते हैं पहले इस पर डिस्कस करते हैं फिर आगे चलेंगे। ग्रोथ वाले सेक्टर ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें हाई बीटा आपको देखने को मिलता है और हाई अल्फा। जैसे कि आप देखोगे बैंकिंग एंड फाइनेंस एक हाई ग्रोथ सेगमेंट है। अगर आप देखोगे होम फर्स्ट फाइनेंस या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वो एक ग्रोथ सेगमेंट आ जाता है। इसी के साथ साथ आईटी एक ग्रोथ सेगमेंट है। तो ये डिफेंसिव नहीं है, ये वैल्यू नहीं है, ये ग्रोथ सेगमेंट है। जो भी स्टॉक ग्रोथ के अंदर पैसा डालता है तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न बनाता है। इसी वजह से ग्रोथ टाइप का एक म्यूचुअल फंड है। इसी के साथ साथ वैल्यू इन्वेस्टिंग जब ये जोड़ते हैं तो एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि ग्रोथ इंडस्ट्री है लेकिन बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी रीजन वो एक सस्ते वैल्यूएशन के आसपास मिल रही है। लाइक वॉरेन बफे जी जैसे कहते हैं कि भाई 1 रुपए की चीज अगर आपको 50 पैसे में मिले तो उसको बाय एंड होल्ड करना चाहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना पाओ, और वही स्ट्रेटेजी पे ये भी फोकस करते हैं। इसका आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा इनके पोर्टफोलियो में। जैसे ही पोर्टफोलियो आप क्लिक करोगे तो जून 2024 मतलब एकदम लेटेस्ट वाला जो इसका पोर्टफोलियो वो देख रहे हैं हम, 84.77% के आसपास इक्विटी में डाला हुआ पैसा, तो काफी अच्छा खासा पैसा इक्विटी में है। लेकिन जो कैश है वो काफी ज्यादा होल्ड किया हुआ है, करीब करीब 10% के आसपास। ये सेफ्टी पर्पस के लिए भी क्या हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट इसके रिटर्न्स पे पड़ा रहेगा। क्यों? अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करा ही नहीं है स्टॉक मार्केट में तो आप रिटर्न बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो वो भी कहीं ना कहीं एक मेजर सेटबैक दिखा रहा है। सर्टिफिकेट एंड डिपॉजिट बिल्कुल एक सेफ्टी रिटर्न है। देन ट्रेजरी बिल्स, इसको तो आप इग्नोर कर सकते हो। अगर हम सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो एज वी डिस्कस्ड ग्रोथ सेगमेंट कौन से होते हैं,
प्राइवेट बैंक्स, जो बैंकिंग है वो एक ग्रोथ सेगमेंट है जिसके अंदर इन्होंने 22% के आसपास इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक ग्रोथ सेगमेंट है 14% के आसपास। आईटी सर्विसेज एक ग्रोथ सेक्टर है, कितना परसेंट इन्वेस्ट किया, 13% के आसपास। पावर सेगमेंट एक ग्रोथ सेगमेंट है 7%, लेकिन पावर के अंदर प्रॉब्लम क्या है, एक हाई केपेक्स बिजनेस है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सेटबैक दिखता है हाई इंटरेस्ट रेट वाले में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है माइनिंग एंड डाइवर्सिफाई, इसके अंदर मतलब एक डिसेंट सेगमेंट है, इसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं होता, बट एक सेफ्टी दिखती है। क्यों? क्योंकि माइनिंग कांस्टेंट है, किसी के पास 10-12 माइन है तो वहां से वो लगातार पैसा निकाल पाएगा। सो किसी ने अगर ऐसे सेगमेंट में इन्वेस्ट किया जहां पे रेगुलर इनकम प्लस ग्रोथ है तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो होता है। वहीं पे अगर हम इसके कुछ स्टॉक्स की बात करें कि करंट होल्डिंग में कैसे स्टॉक पिक करेंगे, क्योंकि रिटर्न नहीं बना तो वाहियात स्टॉक पिक करेंगे, तभी रिटर्न नहीं बना, आपको तो यही लग रहा होगा। पहला स्टॉक है एचडीएफसी। अगर आप देखोगे एचडीएफसी ने रिटर्न दिए लास्ट 3.5 साल के अंदर, एचडीएफसी ने ऑलमोस्ट ना के बराबर रिटर्न दिए हैं। लेकिन क्या आने वाले रिटर्न देगा? बिल्कुल, देखो मोमेंटम में आ रहा है वो वाला स्टॉक, तो एचडीएफसी इनके पास। पावर ग्रिड बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं रिसेंटली। बजाज होल्डिंग सेम चीज, फाइनेंस कंपनी आने वाले टाइम पे अच्छे रिटर्न दे सकती है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होगा, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे। आईटीसी एक डिफेंसिव, एक सॉलिड कंपनी रेगुलर इनकम के लिए। आईसीआईसीआई बैंक अगेन एक प्राइवेट बैंक, आप ये मानो नेक्स्ट 1 साल के लिए पराग पारिक कितना पैसा छापने वाला है। कोल इंडिया कांस्टेंट ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिल रहा है रिसेंटली, ये काफी ज्यादा रिटर्न देता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने होल्ड करा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस समय पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो एकदम से बढ़ चुके हैं कोल इंडिया के, तो इसलिए अच्छा स्टॉक है फॉर सम मूवमेंट। रेगुलर बेसिस के लिए बात नहीं हो रही, अभी के लिए कुछ टाइम के लिए एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है। मारुति सुजुकी एक ग्रोथ सेगमेंट है, इंटरेस्ट रेट कट होने से क्या ज्यादा चीजें बिकेंगी? मारुति की कार ज्यादा बिकेगी। इस इंडिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां कौन सी चलती है? मारुति की चलती है। एक्सिस बैंक अगेन ग्रोथ। अल्फाबेट, अल्फाबेट कौन सा स्टॉक है? गूगल का, गूगल का पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट। माइक्रोसॉफ्ट, एचसीएल, फेसबुक, अमेजॉन, कोटक महिंद्रा बैंक, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, बालकृष्ण इंडस्ट्री, मतलब जो स्टॉक इन्होंने पिक करे हैं फंडामेंटली सॉलिड कंपनीज हैं, इस समय पे अंडर वैल्यूड दिख रही है, एक रीजनेबली वैल्यूएशन के आसपास दिख रही है। सो आप ये मान लो ये पोर्टफोलियो नेक्स्ट 1-1.5 साल में ताबड़तोड़ तरीके से ग्रो कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पोर्टफोलियो है अगर ये चर्न नहीं करते तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी बात होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कौन से होते हैं? वो इन्वेस्टर जो बहुत ज्यादा मार्केट को ट्रेड नहीं कर पाते, जो बहुत ज्यादा मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाते, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि उनके पास ऑफिस का काम होता है और भी 100 काम होते हैं, तो उनको ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए होता है कि भाई अगर मैंने एक बार एनालाइज कर लिया तो बहुत ज्यादा चेंजेस ना हो। तो उस केस के अंदर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में से आता है। लाइफ हिस्ट्री देखोगे 20% सीएचआर ऑन द टॉप, मतलब ऑन द टॉप, कोई और दूसरा म्यूचुअल फंड दे नहीं रहा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। इसी के बाद अगर आप इसी के साथ साथ आप कहते हो कि मेरे को तो क्वांट में और अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं क्वांट के फ्लेक्सी कैप में, देखो क्वांट फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बहुत अलग चीजों के ऊपर ट्रेड करते हैं। क्वांट कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में डालता है, पराग पारिक लार्ज और मिड कैप में डालता है, तो वो पराग पारिक सेफ रिटर्न देता है आपको, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। वहीं पे जो क्वांट है वो ज्यादा रिस्क लेकर के आपको ज्यादा रिटर्न देता है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करेगा कि आपको पराग पारिक रखना है अपने पोर्टफोलियो में या क्वांट रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कंपेयर करें कि भाई बेंचमार्क को बीट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो 1 नंबर मिल गया है। दूसरी चीज पोर्टफोलियो ग्रोथ वाला पोर्टफोलियो है, आने वाले टाइम पे पैसा बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा बहुत, ये दूसरा नंबर भी मिल गया। क्या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये पोर्टफोलियो वन ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो है? थर्ड, बिल्कुल ये वन ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो है, इतना ज्यादा चेंज नहीं होता, तो मार्केट को बहुत ज्यादा ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ, क्या हिस्ट्री बहुत ज्यादा सॉलिड है? डेफिनेटली इसकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा सॉलिड है, सो आपको ये डेफिनेटली रखना चाहिए, यहां से एग्जिट करने की जरूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं कि भाई किसको एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म विजन के साथ आ रहे हो 5 महीने 6 महीने के लिए, तो भाई फिर इसमें कुछ नहीं रखा, आपको एग्जिट कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप एक सॉलिड माइंडसेट के साथ आ रहे हो कि भाई मैं आया हूं बाजार में 5-6 साल 10 साल के लिए, तो ये आपके लिए अच्छा है। तो ओवरऑल तरीके से मेरे हिसाब से इस फंड से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट फंड्स आज के डेट में भी फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक ही आपको देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं क्यूएनए की साइड। डॉग लवर का कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं सर कोटक बैंकिंग एंड फाइनेंस का क्या होगा, मैंने 3.5 लाख के आसपास इन्वेस्ट किया है, प्लीज रिव्यू में। सर देखिए, जो बैंकिंग एंड फाइनेंस है अभी टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, स्लोली स्टेडली आप कर रहा है, तो आप जरूर देख सकते हो। अगर आपको करनी है ना, देखो 1-1.5 साल का गेम है जिसके अंदर मैक्सिमम पैसा बनेगा, तो टॉप परफॉर्मिंग में डालो, क्योंकि वो मोमेंटम में, वो आपके लिए मोमेंटम में पैसा बना लेंगे। टॉप परफॉर्मिंग कौन से होने वाले हैं? जैसे क्वांट बीएफएसआई हो गया, सुंदरम हो गया, है ना, एचडीएफसी हो गया, उसी के साथ निपॉन इंडिया हो गया, ये टॉप परफॉर्मिंग है।
कोटक अच्छा म्यूचुअल फंड है बट वो टॉप परफॉर्मिंग नहीं है, तो मोमेंटम में भी वो आपके लिए रिटर्न कम ही बनाएगा। सो अगर मैं शॉर्ट टर्म विजन की बात करूं तो इनमें से किसी भी फंड के अंदर जाना चाहिए। कोटक इमर्जिंग इज फाइन, राइट? कोटक का जो फाइनेंस है वो सही सा है, ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। सो शॉर्ट टर्म की बात बता रहा हूं मैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो तो आप डेफिनेटली इसके साथ रह सकते हो, बट मुझे लगता है ये चार ज्यादा अच्छे रिटर्न बनाएंगे आपको टेक बैंकिंग से। तो सर डीजे 40 का कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं कि मेरे को कुछ लाख रुपए उठा करके लिक्विड फंड में डालने हैं, तो क्या सही होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एज यू मेंशन्ड आपको पता नहीं है कि आने वाले टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी। ठीक है, कपल ऑफ लाख से क्या मतलब है? लेट सपोज आपका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का है, आप बोलोगे क्या मैं 4 लाख रुपए लिक्विड फंड में रखूं? नहीं, क्यों नहीं रखना लिक्विड फंड में? भाई जरूरत पड़े ना पड़े ये पैसा आपके तब बनेगा नहीं, ठीक है? तो उस केस में लाख 2 लाख रुपए आप रख सकते हो। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है या 20 करोड़ का है, फिर 4 लाख रख रहे हो, ठीक है, अपना पोर्टफोलियो को 10-15% के आसपास आप लिक्विड फंड में रख सकते हो। इट्स टोटली फाइन। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी फंड के लिए काम करेगा, अपॉर्चुनिटी फंड की तरीके से काम करेगा ये आपके लिए। लेकिन अपने पोर्टफोलियो का 40% लिक्विड लिक्विड फंड में रखना कोई समझदारी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो साइज कितना है, उसके बेसिस पे आप डेफिनेटली देख सकते हो। बट आप इतना अवेयर हो कि आपको हो सकता है जरूरत पड़े, इसलिए सेफ खेल रहे हो, आई वुड से बहुत अच्छा काम करो सर। यूजर का कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। आपने पहले करा था तो एज पर सजेशन मैंने चेंज करा है और इन्वेस्टमेंट टाइम है 15 ईयर्स का। सो सर देख लेते हैं क्या चीज था एग्जैक्टली, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, तो मैं आपका करंट पोर्टफोलियो को देख करके ही बता सकता हूँ जो अभी भी मुझे लगता है। सबसे पहले आईसीआईसीआई पोटेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, ठीक है, कोई इशू नहीं है। दूसरा है आईसीआईसीआई पोटेंशियल भारत एफओएफ। मुझे नहीं लगता कि मैंने इसको बोला हुआ रखना चाहिए, बिकॉज भारत एफओएफ भारत 22 है, तो भाई इससे तो कुछ ही नहीं होने वाला मेरे हिसाब से, तो एग्जिट करना चाहिए। मैंने शायद पहले भी नहीं बोला होगा, क्योंकि ये तो मतलब है ही नहीं यार, कुछ ही नहीं है इसके अंदर। एचडीएफसी मिड कैप बढ़िया है, मोतीलाल ओसवाल बढ़िया है, टाटा स्मॉल कैप, इन्वेस्को का पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, इन्वेस्को एक ठीक ठाक सही है, ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो है नहीं। इसी हिसाब से एचडीएफसी डिफेंस फंड आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है, ठीक है, मेरे ख्याल से एग्जिट अगर आप सही टाइम पे कर लोगे डिफेंस फंड से तो अच्छा रहेगा, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली नहीं है। तो अगर मेरे को आज भी इसमें से कुछ हटाना हो तो मैं आईसीआईसीआई पोटेंशियल भारत एफओएफ हटाना चाहूंगा इसके अंदर से, और इसके बाद मेरे को इन्वेस्को स्मॉल कैप को देखना पड़ेगा कि भाई कैसा ये फंड है, अगर ये सही है तो आपको रखना चाहिए। बट भारत एफओएफ से तो मेरे ख्याल से फॉर श्योर इसमें कुछ ही नहीं होगा। भारत और एचडीएफसी डिफेंस पे आपका एक्चुअली मेन ध्यान होना चाहिए, बाकी सब तो मेरे हिसाब से अच्छे फंड्स हैं, आप रख सकते हो, ऐसा कभी नुकसान नहीं होगा एटलीस्ट आपको इन सारे फंड से। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे आज की वीडियो के अंदर लेने थे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।